औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद आनिस और आप इस वक्त देख रहे हैं बायोलॉजी चैनल हयातियात वाला। हयातियात वाला में कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली ब्रेन है, लेकिन ब्रेन से पहले आपकी कुछ बेसिक्स को बेहतर बनाते हैं। नर्वस सिस्टम, आपको मालूम होगा कि नर्वस सिस्टम क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि जब माहौल में कोई चेंज रूनुमा होता है उस चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। वो स्टिमुलस जिन सेल्स जिन ऑर्गन्स के जरिए डिटेक्ट होता है उन सेल्स और उन ऑर्गन्स को हम रिसेप्टर कहते हैं, ये आपको मालूम है। अब वो रिसेप्टर उस चेंज के साथ क्या करता है, वो पैगाम पास करता है किसको, सेंसरी न्यूरॉन को। तो सेंसरी न्यूरॉन वो पैगाम लेके जाता है ब्रेन में या फिर स्पाइनल कार्ड में। तो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड डिसीजन करता है और वो डिसीजन दोबारा देता है मोटर न्यूरॉन को। वो मोटर न्यूरॉन जो है वो अपने उस महसूस आज़ा तक वो पैगाम पहुंचाता है जिसे हम इफेक्टर कहते हैं। और इफेक्टर वो ऑर्गन होते हैं जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो इस सारे होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, दिस इज नर्वस सिस्टम। तो अगर आप देख ले तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीजें इन्वॉल्व हैं। नर्वस सिस्टम इज टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जबकि दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस भी कहते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो कि आपके बॉडी के सेंटर में पाया जाता है। अगर हम बैक करें तो यहां से यू, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपके बॉडी की मिड में जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। मिडल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीजें आते हैं, वन इज स्पाइनल कार्ड, वन इज ब्रेन, while the second one is spinal cord, ठीक है। एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कार्ड है। यहां पर आप लोगों को समझना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए कहते हैं कि ये आपके बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, एक तो ये रीजन है। दूसरा, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये नर्वस सिस्टम की सबसे बुनियादी सिस्टम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसीलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसी वजह से भी कहते हैं, ठीक है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसीलिए सेंट्रल कहते हैं, दूसरा आपकी बॉडी की मिड यानी सेंटर में पाया जाता है, इसीलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। यहां पर आपको एक बात बताता चलूं कि हमने आपको बताया था द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूरॉन, ये आपको मालूम है। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड है ये न्यूरॉन से बना है, ये आपको मालूम है। तो अब ये कौन कौन से किस्म से न्यूरॉन से बना है, ये जस्ट वन टाइप ऑफ न्यूरॉन से बना है विच इज कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन, ये इंटर न्यूरॉन से बना है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि इंटर न्यूरॉन को एक और नाम भी देते हैं विच इज कॉल्ड एज डिसीजन न्यूरॉन, या हम इसके अलावा एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है।
दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इज मेड बाय इंटरन्यूरॉन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन है, लेकिन उससे पहले इस पेरिफेरल को भी थोड़ा बहुत समझते हैं। व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल मींस नॉट इन द सेंटर, इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो गया। इसके अलावा जितना भी आपका नर्वस सिस्टम है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसके अलावा कौन कौन सा नर्वस सिस्टम है आपको मालूम है, हमने आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में बताए थे। वन इज सेंसरी न्यूरॉन while the second one is motor neuron। तो ये न्यूरॉन जो है ये आपके बॉडी के सेंटर में नहीं है, बल्कि आपके बॉडी के सेंटर के इर्द गिर्द है। मिसाल के तौर पर दिस इज द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, तो इस सेंटर के अलावा यहाँ के न्यूरॉन और यहाँ के न्यूरॉन, these all neurons are called as peripheral nervous system। तो इसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आप समझे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं और पीएनएस किसे कहते हैं, ठीक है। आज का हमारा मेन टॉपिक है ब्रेन। तो बिला ताखीर ब्रेन को शुरू करते हैं। ब्रेन, ब्रेन को हम एक और नाम भी देते हैं, कॉल्ड एज एनसेफालन। इसको हम क्या कहते हैं? एनसेफालन, ठीक है। ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज एनसेफालन। अगर आपको मालूम हो तो वाइटल ऑर्गन किसे कहते हैं? आप में से बहुत को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बताता चलूं। वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन वो ऑर्गन है जिनके बगैर जिंदगी का तस्वर नामुमकिन, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक मछली को हम ले ले तो उस मछली की जो जीवन है वो पानी के बिन अधूरा है, ठीक है। तो इसी तरह वाइटल ऑर्गन वो ऑर्गन है जिनके बगैर जिंदगी का तस्वर ही नामुमकिन है, ठीक है। तो उन ऑर्गन को हम वाइटल ऑर्गन कहते हैं। वाइटल ऑर्गन की तादाद हमारे पास कुल 5 है, जिसे हम कह सकते हैं हकीम खान एल एल बी। हकीम खान एल एल बी आप अपने हिसाब से फार्मूला बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हार्ट, दिस इज कॉल्ड एज किडनी, this is called as liver, this is called as lungs, and this one is called as brain। Hakim Khan LLB, heart, kidney, liver, lungs and brain, these are the 5 vital organs। इन 5 को हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। तो इनमें से जो ब्रेन है, दिस वन द 5th वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज ब्रेन, ठीक है। तो जो 5वां वाइटल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ब्रेन आप समझ चुके होंगे, यहां पर हम लिख भी देते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं 5th वाइटल ऑर्गन। इसके अलावा हमारे पास इस ब्रेन की जो वेट है, कुल इसकी जो कुल वजन है वो 1.3 kg है, या हम कह सकते हैं इट्स अबाउट 3 पाउंड, अबाउट 3 पाउंड। 1 pound is approximately equal to 400 grams, ठीक है। तो हमारे ब्रेन का जो कुल वजन है वो तकरीबन 1.3 किलोग्राम है, ठीक है। समझ में आ गई? अब
इस ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स है हमारे पास, जिसमें से सबसे पहला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन. The second one is called as mid brain, and the last one is called as hind brain. अब फोर ब्रेन को एक और नाम भी कहते हैं, कॉल्ड एज फ्रोजन सेफलान. इसको हम फ्रोजन सेफालॉन भी कहते हैं. ठीक है, we already told you that cephalon is called as brain. ठीक है, अब मिड ब्रेन को हम मीजन सेफालॉन कहते हैं, मीजन सेफालॉन, जबकि हाइंड ब्रेन को हम रोमन सेफालॉन कहते हैं. These three are the main parts of brain. ये हमारे पास three types of brain है. One is prosencephalan, second one is mesencephalan, and the third one is rhomencephalan. अब prosencephalan क्या है? ब्रेन का वो पार्ट जो कि आपके माथे के जानिब है. ठीक है, यहाँ पर जो आपके ब्रेन का पार्ट है जो माथे के जानिब है, उसे हम प्रोजेंसेफलान कहते हैं, जो फोरहेड के जानिब है. ठीक है, जबकि आखिरी लास्ट वन, दिस वन, द एंड वन, द लास्ट वन, जो पीछे की तरफ है, जो वेंट्रल के साइड है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फोर ब्रेन. जो पीछे यानी डॉर्सल साइड पर है, उसे हम हैंड ब्रेन कहते हैं. इन दोनों के दरमियान में जो वाकया है, उसे हम मिड ब्रेन कहते हैं. ये आपको मालूम होगा, अगर किसी को नहीं मालूम तो वो लिख लीजिए. दिस वन इज ऑन द anterior side, while this one is on the posterior side, and this one is a middle between these two. ठीक है, ये हमारे पास कहां पर है? मिडल में है. ठीक है, समझ में आ गई. अब यहाँ पर हम आपके लिए इसकी एक क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, फिर हम आपको बारी बारी बताते हैं कि ये क्या क्या है. दिस इज ब्रेन. ये हमारे पास ब्रेन हो गया. तो हमने आपको बताया ब्रेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, ये ब्रेन हमारे पास थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया. वन इज फोर ब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन, and the third one is called as hind brain. ठीक है, ये हमारे पास हाइंड ब्रेन हो गया. अब जो ये वाला है, द फोर ब्रेन इज डिवाइड इनटू टू. ये फोर ब्रेन मजीद हमारे पास दो चीजें में डिवाइड है. वन इज कॉल्ड एज, जी, एक को हम कहते हैं टेलन सेफालॉन, जबकि दूसरे को हम कहते हैं डाइनसेफालॉन. ठीक है, एक को हम थैलेनसेफालॉन कहते हैं, दूसरे को हम डाइनसेफालॉन कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये थैलेनसेफालॉन जो है, this थैलेनसेफालॉन is further divided into two. One is called a cerebrum, while the second, it's a cerebrum, not a cerebellum, it's a cerebrum. ठीक है, one is a cerebrum and the second one is olfactory bulb. ठीक है,
जो हमारे पास थैलेंसेफेलन है वो मजीद दो चीजेस में डिवाइड है. वन इज सेरेब्रम while the second one is olfactory bulb. ठीक है. This one, the diencephalon, is also divided into two. One is called as limbic system, while the second one is called as respiratory system. ठीक है, ये हो गया. अब हमारे पास ये सेरेब्रम जो है ये मजीद दो चीजेस में डिवाइड है. ये सेरेब्रम जो है ये हमारे पास राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड है. ठीक है, एक हमारे पास होगा राइट लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा हमारे पास आ गया राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है. अब हमारे पास ये दोनों जो है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये मजीद चार चीजेस में डिवाइड है, दोनों के दोनों. These both are divided into four lobes. One is called as frontal lobe. The second one is called as parietal lobe. The third one is called as a temporal lobe. And the end one, the fourth one, is called as occipital lobe. तो ये हर एक चाहे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है चाहे राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, तीनों के तीनों दोनों जो है ये मजीद चार लोब्स में डिवाइड है. वन इज द फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब. अब यहाँ पर आपको बताता चलूं कि ये सारे लोब्स के जो नाम है ये बोन्स, स्कल बोन्स के हिसाब से दिए गए हैं. ठीक है, समझ में आ गई. स्कल बोन हमारे पास फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्पेनाइड, एटमाइड, पेरिटल, टेम्पोरल, ये स्कल बोन है मेनली जो है ना, ये हमारे पास स्कल बोन है. उन स्कल बोन्स के हिसाब से इसके नाम दिए गए हैं. ठीक है. द फ्रंटल लोब जो कि फ्रंटल बोन के साथ है, द पेरिटल लोब जो कि पेरिटल बोन के साथ है, द टेम्पोरल लोब जो कि टेम्पोरल बोन के साथ है, द ऑक्सीपिटल लोब जो कि ऑक्सीपिटल बोन के साथ है. ठीक है, समझ में आ गई. उन बोन्स की अरेंजमेंट और उन बोन के हिसाब से इसके नाम दिए गए हैं. ठीक है, समझ गए. अब आते हैं लिम्बिक सिस्टम पर. जो डायनसेफेलन है दो में डिवाइड है, लिम्बिक सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो मजीद चार चीजों में डिवाइड है. द लिम्बिक सिस्टम इज फर्दर डिवाइड इनटू फोर सब पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज, जी बताइएगा, थैलेमस. एक को हम थैलेमस कहते हैं. ठीक है, जबकि दूसरा जो है द सेकंड वन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. ठीक है, दूसरे को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं. जबकि तीसरा जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं एमेग्डाला. एमेग्डाला. ठीक है, जबकि लास्ट वन द एंड वन इज कॉल्ड एज हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस. ठीक है, तो डायनसेफेलन दो में डिवाइड है. वन इज द लिम्बिक सिस्टम, द सेकंड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम मजीद फोर ब्रांचेस में डिवाइड है. वन इज कॉल्ड एज थैलेमस, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, the third one is called as amygdala and the last one is called as hippocampus. ठीक है, समझ गए. अब आते हैं मिड ब्रेन पर. तो मिड ब्रेन द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है.
ठीक है, ये सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसके फंक्शन हम पढ़ते हैं, लेकिन मिड ब्रेन किसी भी चीज में डिवाइड नहीं है, ये ऐसे का ऐसा है, ठीक है। जबकि हैंड ब्रेन जो है ये मजीद 3 चीजों में डिवाइड है। This is further divided into 3. One is called as a medulla oblongata. Medulla oblongata. जबकि ये हमारे पास पोन्स दूसरा आ गया। तीसरा सेरेबलम। ये याद रखिए कि दिस वन इज सेरेबलम, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है? सेरेबलम है। जो हैंड ब्रेन में है वो सेरेबलम है, जो पॉल ब्रेन में है वो सेरेब्रम है, ठीक है। अब this one, the first one is cerebellum, the second one is pons, and the third one is called as medulla oblongata. यहां पर अपने साथ एक और बात लिख लीजिए, medulla oblongata is the most primitive part of your brain. आपके ब्रेन में जो सबसे कदीम चीज है, पार्ट है, वो हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा है। And the most advanced part of your brain is cerebrum, ठीक है। जो सेरेब्रम है वो सबसे एडवांस है, जो कि सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पुराना कदीम है, वो हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। द मॉडर्न वन इज सेरेब्रम, while the advanced one, the primitive one is a medulla oblongata, ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शंस पर। तो सबसे पहले अगर आपको आसान लगे तो मिड ब्रेन से शुरू करते हैं। मिड ब्रेन इज द इजी वन, ये मैंने आपको बताया, द रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। हमारे पास जो मिड ब्रेन है ये रिड्यूस्ड हो गया है, इसकी फंक्शंस लिमिटेड है। इसका जो सबसे पहले फंक्शन है ये रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन को हम कनेक्शन भी कह सकते हैं, कनेक्शन है बिटवीन विच वन, बिटवीन, जी बताइएगा, बिटवीन द फोरेनसेफलन एंड द रोमेनसेफलन, दी फ्रोजन, बिटवीन द फ्रोजेनसेफलन एंड ओमेनसेफलन, ठीक है। जो रिलैक्सेशन है, जो कनेक्शन है इन दोनों के दरमियान में, फोर ब्रेन के दरमियान में और हैंड ब्रेन के दरमियान में, वो कौन सा है? वो हमारे पास मिड ब्रेन है, ठीक है। अब इसके अलावा यहां स्निक से नीचे जितने भी आपके गैर अरादी अफआल, ठीक है। गैर अरादी अफआल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैर अरादी अफआल यानी इनवॉलंटरी फंक्शंस, जो है आपके निक के नीचे से जितनी भी इनवॉलंटरी फंक्शंस है, गैर अरादी अफआल है, उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है। कंट्रोल यहां पर हम लिख देते हैं, कंट्रोल ऑल दी involuntary actions below the neck region। तो यहां से आपको ये बात भी समझ जानी चाहिए कि जो गर्दन से नीचे जितनी भी गैर अरादी अफआल यानी इनवॉलंटरी फंक्शन है, उसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। उसमें आपके डिसीजन को कौन प्रोड्यूस करता है? स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी आपके गर्दन के नीचे जो है वो
ब्रेन सॉरी स्पाइनल कार्ड जो है वो भी आपके गर्दन के नीचे इन्वॉल्यूंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन बाद मर्तबा हमारे पास फंक्शंस इन्वॉल्यूंटरी फंक्शंस जो है वो कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन भी कंट्रोल करता है। तो ये दोनों में है, ठीक है, स्पाइनल कार्ड में भी है और इस मिड ब्रेन में भी है, ठीक है, समझ में आ गई। मोस्टली जो है वो कौन कंट्रोल करता है, वो स्पाइनल कार्ड करता है, ठीक है, कम जो है वो हमारे पास मिड ब्रेन होता है। These three are the main important functions of midbrain. मिडब्रेन को आप समझे। अब आते हैं इस जानिब पर, यहां से हम सबसे पहले फोर ब्रेन में थैलेंसेफलान को शुरू करते हैं। थैलेंसेफलान में सबसे पहले जो है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सारे ब्रेन का, यहाँ पर सिर्फ फोर ब्रेन का नहीं, फोर ब्रेन का तो है ही, लेकिन सारे के सारे ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो हमारे पास सेरेब्रम है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है, सेरेब्रम है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं, सेरेब्रम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। सेरेब्रम जो है वो हमारे पास मेनली इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए, वहां पर जगह कम है, हम लिख नहीं सकते, तो ये मैं मिटाता हूं, उसके बाद मैं सेरेब्रम आपको क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब सेरेब्रम 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 जो है ये मैंने आपको बताया लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मैंने आपको पहली भी बताया, फिर बताता चलू, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ऑल ब्रेन, ठीक है, नॉट द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को तो ऑटोमेटिकली है, लेकिन तमाम के तमाम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, प्लस पॉइंट। द सेकंड पॉइंट consists of two parts. One is left cerebral, इससे पहले लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से पहले आपको समझना चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इज इंटेलिजेंस। आपकी जहानत जो है उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल पार्ट कौन सा है जी, सेरेब्रम है। आपकी इंटेलिजेंस जो है वो आपकी ब्रेन में यू वेव की फॉर्म में स्टोर होती है, इन दिस फॉर्म। दिस द लोअर वन पार्ट इज कॉल्ड एज गेरस, ठीक है, while this the upper part is called as sulcus, ठीक है। तो आपकी ब्रेन में जो इंटेलिजेंस स्टोर होती है, जो मालूमात स्टोर होती है, वो वेव की फॉर्म में होती है। इसमें जो सबसे नीचे आता है इसको हम गैरस कहते हैं, और जो सबसे ऊपर जाता है उसको हम सेल्कस कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। अब ये सेरेब्रम जो है ये मजीद, ये मैंने आपको अभी बताया कि दिस इज द मोस्ट एडवांस पार्ट, ये भी लिख देते हैं मोस्ट एडवांस, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया दिस इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर
and right cerebral हेमिस्फेयर। ठीक है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। अब लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है, याद रखा जाए, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है ये आपके राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर ऑफ योर बॉडी कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी का जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वो आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल राइट साइड ऑफ योर बॉडी, फर्स्ट वन। ठीक है, समझ गए। द सेकंड वन, दिस वन, द राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है दिस साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके ख्याल में दुनिया में कौन से लोग ज्यादा है, लेफ्टी ज्यादा है या फिर राइटी ज्यादा है? उन लोगों की तादाद ज्यादा है जो कि लेफ्ट हाथ से अपने काम को सरंजाम देते हैं, या उन लोगों की तादाद ज्यादा है जो राइट हाथ से अपने काम सरंजाम देते हैं? जी, राइट वाले ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि राइट वाले कौन से कंट्रोल करता है? दिस वन इज लेफ्ट वन, दिस वन इज द राइट वन। तो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर मोर पॉपुलेशन में है। ठीक है, मोर पॉपुलेशन। ठीक है, जबकि ये वाला जो है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये लेस पॉपुलेशन में है। लेस, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर वाले लेस पॉपुलेशन में है, जबकि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर वाले मोर पॉपुलेशन में है। इसका मतलब क्या है कि राइटी ज्यादा है, RIGHTY, राइटी जो है ये ज्यादा है, मोर तादाद में है, जबकि लेफ्टी जो है, लेफ्टी की तादाद कम है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा इन दोनों को द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कंट्रोल्ड और कनेक्ट बाय अ नर्व कॉल्ड एज कार्पस कोलोजम। ठीक है, इन दोनों को एक नर्व कनेक्ट करती है जिसे हम कहते हैं कार्पस कोलोजम। ठीक है, इसे हम कार्पस कोलोजम कहते हैं। A nerve which connects the left cerebral hemisphere and the right cerebral hemisphere is called as corpus callosum। अब यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूं कि वो लोग जिनमें इन लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में तवाजुन ज्यादा हो, उनकी इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर मैं अब ये किस तरह इन दोनों की तवाजुन किस तरह मेंटेन होता है मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पर मैं क्या हूं, मैं राइट ही हूं, लेकिन अगर छोटे मोटे काम, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस मेज से मैं ये डस्टर उठाता हूं, तो ये एक स्मॉल काम है जो हम लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। तो अगर आप वो फंक्शन जो कि छोटे छोटे हो उनको लेफ्ट हैंड से किया करें तो आपके लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ज्यादा बैलेंस मेंटेन होगा। जब आपकी लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ज्यादा बैलेंस मेंटेन होगा
तो आपका ब्रेन मोर इफेक्टिव काम करेगा, ठीक है। आपका जो ब्रेन है, जो इंटेलिजेंस है, वो बढ़ेगी। तो यहाँ से आपको ये प्रैक्टिस आज से शुरू करनी चाहिए। आपको छोटे मोटे काम जो है वो अपने लेफ्ट हाथ से करने चाहिए अगर आप राइटी है, और अगर आप लेफ्टी है तो अपने छोटे मोटे काम राइट हैंड से किया करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी इन दोनों पार्ट्स ऑफ ब्रेन में बैलेंस मेंटेन होगा और आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। दिस इज द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब ये लेफ्ट और राइट दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ये हमारे पास डिवाइडेड है फॉर लोब्स में, ये हम आपको बता चुके हैं। वन इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब, ये हम आपको अभी बता चुके हैं, फ्रंटल लोब, ठीक है। एक हो गया फ्रंटल लोब। तो आपका ये फ्रंटल लोब कौन कौन से फंक्शंस करते हैं? सबसे पहले थिंकिंग, आप जो सोच करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप अभी एफएससी करें तो आप उसके बाद सोचेंगे कि आप कौन सी चीज में आगे जाएंगे। अगर आप प्री मेडिकल कर रहे हैं और आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो ये आपने थिंकिंग करी है, सोच रखा है। इसके अलावा अगर आप ज़ूलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसकी सोच विचार करेंगे। वो क्या है? वो थिंकिंग है, विच इज कंट्रोल्ड बाय योर फ्रंटल लोब। फर्स्ट लॉजिक जो है, लॉजिक भी आपकी ये कंट्रोल करता है। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक और रीजनिंग, ये दोनों तकरीबन एक ही जुमरे में आते हैं। रीजनिंग भी आपकी ये करता है। किस तरह? मिसाल के तौर पर लॉजिक ये है, आपने बॉलीवुड मूवीज देखी होगी, ठीक है। आपने देखा होगा हीरो जो है वो शूट करता है, तो उसके अपोजिट साइड पर जो विलन के बंदे हैं वो मरते हैं, ठीक है, वो मरते हैं। उस जो विलन के बंदे हैं वो भी उसी क्लाशनकोव या फिर जो भी हथियार हो उसी शूट करते हैं, लेकिन हीरो के गोली कतरे नहीं लगती। जब हीरो जो भी गोली शूट करता है वो सीधी की सीधे विलन को लगती है। तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ये लॉजिक फ्री है। तो लॉजिक किसे कहते हैं? ठीक है, जो वो चीज जो आपके ब्रेन को समझे कि हाँ ये अगर इस तरह होगा तो ये पॉसिबल है। अगर इस तरह, मिसाल के तौर पर आप मुझे किसी चीज से मारते हैं, ठीक है, और मैं इस मार्कर से अपने आप को बचाता, तो क्या मैं बच जाऊंगा? नहीं बचूंगा ना। तो ये क्या है? ये लॉजिक है, ठीक है। तो लॉजिक एंड रीजनिंग, दिस इज लॉजिक एंड रीजनिंग, ठीक है, समझ गए। अब इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? मिसाल के तौर पर सुबह जब मैं उठा तो मैंने नाश्ता किया, फिर मस्जिद गया, ठीक है, फिर मैं अपने शॉप को गया। ये हमारा क्या है? शॉर्ट टाइम मेमोरी है। तो शॉर्ट टाइम टर्म मेमोरी जो है वो आपकी स्टोर होती है किस चीज में? जी, सेरेब्रम में। जैसे आपका रैम और रोम होता है कंप्यूटर में। रैम में क्या होता है? आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है, जबकि रोम में आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होती है। तो आप कह सकते हैं सेरेब्रम इज द आर फ्रंटल लोब इज द रोम ऑफ योर ब्रेन, ठीक है, समझ गए। दिस इज द फ्रंटल लोब। अब आते हैं पेरिटल लोब के जानिब। सेकंड वन, पेरिटल लोब। तो पेरिटल लोब दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। वन इज टैक्टिलिटी, टैक्टिलिटी क्या है? टच, ये टच, ये आपकी कौन कंट्रोल करता है? पेरिटल लोब। टैक्टिलिटी मींस टच।
अब दूसरा फंक्शन जो आता है वो है प्रोफोरियोसेप्शन। प्रोफोरियोसेप्शन, ठीक है। प्रोफोरियोसेप्शन ये एक टर्म है जो, अगर आप मिसाल के तौर पर हला में हो तो आपके हला में अपनी ही ऑर्गन्स को डिटेक्ट करना क्या है, प्रोफोरियोसेप्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप स्पेस में चले जाए तो स्पेस में आपके अपने ऑर्गन्स, स्पेस में तो आपको और कुछ नहीं फील होता ना, सिर्फ आप अपने अपने ऑर्गन्स को फील कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोफोरियोसेप्शन, ठीक है। समझ गए, फीलिंग यूर ओन ऑर्गन्स, फीलिंग your own organs in space, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, पेरिटल लोब। दिस टू आर द मेन फंक्शंस ऑफ पेरिटल लोब। अब आते हैं थर्ड वन इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, तो टेम्पोरल लोब की भी टू मेन फंक्शन है। वन इज जी, वन हमारे पास है लिसनिंग, एक तो लिसनिंग करता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरी काम है वो कौन सा करता है, दूसरा काम हमारे पास करता है सिंपल टेक्स्ट रिकॉग्निशन। सैंपल टेक्स्ट रिकॉग्निशन जो है आपका कौन करता है, टेम्पोरल लोब करता है। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिख दिया EG ABCD, तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सैंपल टेक्स्ट रिकॉग्निशन है। तो ये कौन कर रहा है, ये हमारे पास कर रहा है टेम्पोरल लोब, ठीक है। इसके अलावा जो कम्प्लेक्स है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो दो काम हो गए टेम्पोरल लोब के। अब आते हैं फोर्थ नंबर पर, हमारे पास आ गया ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब में जो मेन फंक्शंस है उसमें सबसे पहले जो है ये हमारे पास है कम्प्लेक्स टेक्स्ट राइटिंग। कम्प्लेक्स टेक्स्ट राइटिंग जो है वो आपके कौन करता है, वो आपके ऑक्सीपिटल लोब करता है। मिसाल के तौर पर इस बोर्ड पर मैंने जो लिख दिया ये क्या है, कम्प्लेक्स राइटिंग है, तो ये आपकी कौन कंट्रोल करता है, ये ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैंने आज आपको ये लेक्चर पढ़ाया, बहुत से लोग, कम लोग होंगे, ठीक है, जिनको ये समझ आएंगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपको समझ नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत से कम लोग होंगे जो इसको याद रखेंगे। 3 माह बाद, तकरीबन 4 माह बाद, यानी हद ज्यादातर 1 साल के बाद आप ये भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर आप एक मूवी देखते हैं, एक ड्रामा देखते हैं, तो आपको सालों याद रहती है, ठीक है। उसकी स्टोरी आपके जहन में सालों तक चलती रहती है, आपको याद होती है। लेकिन ये टेक्स्ट, ये लेक्चर जो है ये आपको याद नहीं रहता, क्यों? ये मैं आपको बताता चलूं कि जो विजुअल कॉन्टेक्स्ट है, जो विजुअल स्ट्रीमिंग है, जो विजुअल इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, जो विजुअल डाटा है, वो ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत टेक्स्ट के। विजुअल डाटा आपके दिमाग में ज्यादा वक्त स्टोर रहता है, इसके बरक्स जो टेक्स्ट राइटिंग है वो आपके दिमाग में कम स्टोर रहती है, ठीक है। तो अगर आप किसी टॉपिक को एनिमेशंस के जरिए समझते हैं तो आप बेटरली अंडरस्टैंड करेंगे बनिस्बत इसके कि आप उसको टेक्स्ट के जरिए अंडरस्टैंड करें, ठीक है। समझ गए? अब ये तो हो गया, दीज आर द लोब्स। द सेकंड पार्ट वाज व्हाट,
जो दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था थैलेंसेफलान का, अगर आप उस स्क्रीनशॉट को अपने सामने रख दीजिए, मैंने आपको कहा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सेकंड पार्ट आप द थैलेंसेफलान वाज द ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो अब हम पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब, तो ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या करता है? ये आपकी स्मेल की जितनी भी डिटेक्शन है ये यही करता है, ठीक है। स्मेल डिटेक्शन, द वर्ड ऑल्फैक्टरी इज यूज्ड फॉर द स्मेल, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है ये आपकी जितनी भी स्मेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंडर द कंट्रोल होते हैं। समझ गए आप? ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ऑफ योर फोर ब्रेन थैलेंसेफलान। तो ये हो गया थैलेंसेफलान। नोट इट। थैलेंसेफलान के बारे में आपको एक और बात बताता चलूं कि थैलेंसेफलान इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, ये मैंने रख दिए, ठीक है। ये अगर आप यू देख लीजिए, these three are the markers, this is the duster and the black one is also the marker। तो ये हमारे पास क्या है, ये थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन हो गए। This one is called as forebrain, this one is called as hindbrain, while this one is called as midbrain, ठीक है। ये midbrain, hindbrain और forebrain हो गए। अब इसमें से मैंने ये उठाया कौन सा वाला, forebrain वाला। तो इस फोरब्रेन वाले की भी दो हिस्से हैं ना, एक ये वाला हिस्सा है, दूसरा ये वाला हिस्सा है। तो दिस वन, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंटीरियर while this part is called as posterior। यू अगर हम कर ले, दिस पार्ट इज इंटीरियर while the जो पीछे वाला है ना, दिस वन इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये वाला जो है, दिस वन इज थैलेंसेफलान while this one is a डाइंसेफलान। समझ गए? इंटीरियर जो है वो थैलेंसेफलान है, जबकि पोस्टीरियर जो है वो डाइंसेफलान है। इसके अलावा जो इंटीरियर है, जो हमारे पास थैलेंसेफलान है, वो ग्रेमेटर है। ग्रेमेटर क्या है बताता चलू, ग्रेमेटर आपके ब्रेन की जो न्यूरॉन है इसके टू मेन पार्ट्स है, एक ग्रे मैटर है, दूसरा व्हाइट मैटर है। व्हाइट मैटर, ठीक है। जब आपके एक्सॉन कलेक्शन हो जाए, डिफरेंट एक्सॉन इकट्ठे हो जाए, तो उससे जो चीज बनता है वो होता है ग्रे मैटर। उसका कलर जो है वो हमारे पास, सॉरी एग्जाम नहीं, जो हमारे पास सोमास डिफरेंट कलेक्शन होता है, जिसे जब सोमा डिफरेंट कलेक्शन इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। तो उस गैंग्लियन को हम क्या कहते हैं, पहले देखता जो एग्जाम है ना, मैं आपको बताता हूं, आपको कंसेप्ट क्लियर आपके करने की कोशिश करता हूं। जो आपकी एग्जाम है उस पर मैंने आपको बताया माइलिन शीट होते हैं। वो माइलिन शीट क्या है, वो माइलिन शीट पैड्स है, और पैड्स का कलर क्या है, व्हाइट। तो अब व्हाइट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। व्हाइट मैटर जो है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, एक्सॉन, ठीक है, ठीक है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, while this one is the collection of soma which is called as ganglion। समझ गए? तो ग्रे मैटर कौन से हो गए, कलेक्शन ऑफ सोमा, while व्हाइट मैटर कौन से हो गए, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। तो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन जो है वो किस चीज में है, डाइंसेफलान में है, जो कि कलेक्शन ऑफ सोमा जो है वो किस चीज में है, वो थैलेंसेफलान में है। इंटीरियर पार्ट है और इसके अलावा ग्रे मैटर है, मींस कलेक्शन ऑफ सोमा है।
समझ गए? while the diencephalon has a posterior end and जी posterior one and white matter. ठीक है, नोट इट. जी तो अब आते हैं एक और पार्ट पर, डायनसेफालॉन. तो डायनसेफालॉन को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो. वन वाज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, while this is the limbic system. लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, अब दिस वन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल योर रेस्पिरेशन. ये नाम से ही जाहिर है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. अब यहां पर आते हैं, दिस पार्ट हैज फर्दर डिवाइड इनटू फोर. ये आपके पास मेहराब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, आप देख लीजिए. मेहराब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. लिम्बिक सिस्टम मेहराब लाइक स्ट्रक्चर है. इसको मजीद 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. वन इज द थैलेमस. ठीक है, आपको हमने अभी बताया कि जो विजुअल इफेक्ट है वो मोर स्ट्रॉन्ग है देन द टेक्स्ट वन. तो ये जो है थैलेमस का सबसे पहला जो काम है विजुअल. ठीक है, जो विजुअल कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है, वो थैलेमस कंट्रोल करता है. इसके अलावा इसका एक और अहम काम है जो कि रेटिकुलर सिस्टम को मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है. रेटिकुलर सिस्टम, इसे हम कहते हैं रास. रेटिकुलर सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. ठीक है, इसे हम रास कहते हैं. एक दूसरा वाला रास भी है RAAS. इसको क्या कहते हैं जी, बताइएगा. इसे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ठीक है, दो किस्म के रास हो गए. एक हो गया RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. ये सबसे पहले तो हम थैलेमस को पढ़ते हैं. तो थैलेमस में हमने आपको बताया कि ये रेटिकुलर सिस्टम को किस चीज से कनेक्ट करता है, मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है. ठीक है, तो रास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक है, दूसरा है रास. ये एक में सिर्फ 1A है जबकि दूसरे में डबल ए है, RAAS. एक RAS है, दूसरा RAAS है. तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, the first one. The second one is renin angiotensin aldosterone system. ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन में इन्वॉल्व है. अल्डोस्टेरॉन आ गया. अल्डोस्टेरॉन को हमने लाइफ सेविंग हार्मोन कहा था, जो कि लूप ऑफ हेनले में आयन की रीअब्जॉर्प्शन में मदद देती है, हम आपको बता चुके हैं. तो दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल इन द न्यूफ्रॉन, व्हाइल द रास एक्टिवेटिंग सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे पास ब्रेन से रिलेटेड है. अब रास क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा
कि जब मैं मिसाल के तौर पर मैं बाजार खुद जब बाजार जाता हूँ तो मेरी बाजार में मुख्तलिफ अशिया चीजें होती है, निहायत बहुत मकदार में चीजें पाई जाती है, लेकिन मेरी नजर सबसे पहले उन चीजों पर पड़ती है जो मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, जब मैं बाजार जाता हूँ तो मेरी नजर सबसे पहले उन चीजों पर पड़ती है जो मेरे लिए जरूरी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बाजार एक मर्तबा जाते हैं तो एक चीज को मुंतखब करते हैं, हमारा ब्रेन उसको स्टोर करता है कि इसने ये काम किया, दूसरे मर्तबा हमने वो काम किया, तीसरे, तो हमारे ब्रेन में वो सारी चीजें स्टोर हो जाती है कि इसके लिए ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन करता है? वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, मैं अगर बाजार जाऊंगा तो मेरे मुझको सिर्फ वो चीजें ज्यादा नजर आएंगी जो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। इसी तरह अगर आप बाजार जाएंगे या किसी जगह पर जाएंगे तो आपको ज्यादातर वो चीजें नजर आएंगी जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन ने उसको बताया है कि आपके लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी है, लिहाजा आप उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसी तरह मेरे ब्रेन को बताया, मेरी बॉडी ने मेरे ब्रेन को बताया कि मेरे लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी है, लिहाजा हम उसकी जानिब ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, आप समझ गए? अब ऐसा जो है ये इसी वजह से आप कह सकते हैं कि although the all brain of all human beings is made of neuron, but their thinking ability is different due to the RAS activating system, the reticular activating system. Reticular activating system वो सिस्टम है जिसकी थ्रू आप को ब्रेन कहता है कि ये चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मेरी जो प्रेफरेंस है वो डिफरेंट होगी, आपकी प्रेफरेंस डिफरेंट होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने आपको बताया है। ठीक है, समझ गए? दिस इज द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कंट्रोल्ड बाय द थैलेमस। दूसरे नंबर पर आता है हाइपोथैलेमस। तो अगर हाइपोथैलेमस आपको याद हो, जितनी भी बताइएगा, जितनी भी हार्मोनल एक्टिविटीज है, all the hormonal activities are controlled are the under the observation of hypothalamus. Hormonal एक्टिविटीज। अब हार्मोनल एक्टिविटीज में आपके साथ बायोलॉजिकल साइकिल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जितनी भी हार्मोनल एक्टिविटीज है, जितनी भी केमिकल कोऑर्डिनेशन है, हम लिख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मेनली ग्लैंड, ये अंडर द सिक्रीशन है किस चीज की? हाइपोथैलेमस। अगर आपने हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको ये मालूम होगा, अगर नहीं देखा है तो काइंडली उसको देख लीजिए। ठीक है, आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। हाइपोथैलेमस द सेकंड वन, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज एमिगडाला। थर्ड इज एमिगडाला। अब एमिगडाला क्या करता है? एमिगडाला इमोशंस और इसके अलावा आपकी एक्सपीरियंस को बयान करते हैं। एक्सपीरियंस एंड इमोशंस। इमोशंस में आपके पास हेट आता है, लव आता है, हैप्पी आती है, सैडनेस आती है, जॉय आता है। ठीक है, जितनी भी ये सारी की सारी फीलिंग्स इसमें भी आते हैं। फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स और इमोशंस, ये सारे के सारे अंडर द किस चीज की ऑब्जर्वेशन है? एमिगडाला की। ठीक है, समझ गई? अब लास्ट पार्ट, फोर्थ वन इज कॉल्ड एज जी हिप्पो। ये हमने आपको बताया हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है? मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आपके पास रिस्पॉन्सिबल है हिप्पोकैम्पस। समझ गए आप? दिस इज द डायनसेफलान। डायनसेफलान भी क्लियर हो गया। मिड ब्रेन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब लास्ट पार्ट के जाने बढ़ते हैं, विच इज
जी, हिंट आर द रॉ मिल्क से फलान। हाइंड ब्रेन, इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मैंने आपको बताया। वन इज कॉल्ड एज सेरेबेलम, second one is called as pons, and the third one is called as medulla oblongata। ठीक है। अब जो सेरेबेलम है ये आपकी, इसको द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है? वो हमारे पास सेरेबेलम है। याद रखा जाए, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज सेरेबेलम, नॉट द सेरेब्रम, एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ऑल ब्रेन इज सेरेब्रम, नॉट द सेरेबेलम। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। ये तो हो गया, इसको हम मिनी ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड एज मिनी ब्रेन। इसके अलावा ये कौन कौन से काम करते हैं? सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन हम अपने पहले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि क्या है। अगर आपको नहीं मालूम तो काइंडली वो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन ये लेक्चर बहुत ज्यादा ऑलरेडी फैल चुका है, मजीद फैलने नहीं दे सकते, ठीक है। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन, द सेकंड वन इज अ डांसिंग, ठीक है। जब आप डांस करते हैं तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेबेलम आता है। इसके अलावा स्विमिंग, स्विमिंग जो है वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेबेलम आता है। इसके अलावा आपकी बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर आपका कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूं पीछे जाता हूं तो मेरा बॉडी पोस्चर जो है वो बिगड़ जाएगा और मैं पीछे की जानिब गिरूंगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये कौन कंट्रोल करेगा? ये सेरेबेलम कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं मिसाल के तौर पर, तो आपने देखा होगा कि जितने भी लोग चलते हैं वो अपने चलने के साथ साथ हाथ भी हिलाते रहते हैं। ये क्यों हिलाते हैं? ताकि आपकी बॉडी पोस्चर जो है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। तो ये भी अंडर का ऑब्जर्वेशन ऑफ सेरेबेलम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रहता हो, डांसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, बॉडी पोस्चर हो गया, दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। अब आते हैं पोन्स की जानिब। तो पोन्स में सबसे पहला आपकी ड्रीम्स आते हैं, जो आप सपने देखते हैं, वो सपने नहीं जो आप बनना चाहते हैं, वो सपने जो आप नाइटमेयर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ पोन्स है। फर्स्ट सेकंड वन इज द बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम क्या है? मिसाल के तौर पर हम सब के सब सुबह उठते हैं, रात में सो जाते हैं, तो ये सोना और उठना क्या है? बायोलॉजिकल रिदम है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये पोन्स कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमने आपको बताया अवेक, उठना, एंड स्लीप, ये कौन कंट्रोल करता है? ये आपके पोन्स कंट्रोल करते हैं। जबकि इसके अलावा मेडुला ओब्लांगेटा लास्ट पार्ट जो है ये हमारे पास कंट्रोल करता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन जो है यानी सांस अंदर की तरफ ले जाना, ठीक है, इनहेलेशन, और सांस बाहर की तरफ निकाला, एक्सहेलेशन।
इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, स्पाइनल कॉर्ड इज जस्ट बिलो देन मेडुला ऑब्लांगेटा। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा से शुरू होते हैं। यहाँ पर एक और बात बतानी जरूरी है, अगर आप किसी आदमी को बेहोश करना चाहते हैं तो मेडुला ऑब्लांगेटा पर आप मार सकते हैं उसके, और वो जल्दी से जल्दी बेहोश हो जाएगा। आपने देखा होगा मोस्टली मूवीज में, जब कोई पिस्टल से मारता है तो यहाँ पर मारता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा पर मारता है ताकि वो इजीली बेहोश हो सके, अनकॉन्शियस हो सके, ठीक है, समझ में आ गई। दिस इज द ब्रेन। ब्रेन में एक और बात रहती है, वो भी आपको बताता चलूं, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या है? ब्रेन में आपके पास छोटे छोटे हॉल्स हैं, उन हॉल्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं। There are 4 holes in ventricle. The first and second ventricle is present in the hypothalamus. हाइपोथैलेमस में आपका फर्स्ट और सेकंड क्या मौजूद है? वेंट्रिकल्स मौजूद है। जबकि सेरेब्रम में आपके पास एक और थैलेमस मौजूद है, थर्ड नंबर थैलेमस। जबकि फोर्थ नंबर थैलेमस जो है वो बाज लोग कहते हैं कि मिड ब्रेन में है, और इसके वॉल्स जो है वो कनेक्टेड है सेरेब्रम के साथ, ठीक है, तो कह सकते हैं कि सेरेब्रम में है, कह सकते हैं कि मिड ब्रेन में है, ठीक है, समझ गए। दीज आर द वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन। इसके अलावा ब्रेन में हमारे पास इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो जो चीजें इन्वॉल्व है वो इंशाल्लाह कल हम स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्पाइनल कार्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके साथ आपको बता देंगे कि द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन किस तरह होती है। अगर अभी हम आपको बताने जाते हैं तो ये लेक्चर्स मजीद तूल पकड़ेगा और आप लोग बोर होंगे, तो आपको बोर नहीं करते। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे स्पाइनल कार्ड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।